हेलो स्टूडेंट्स, आपका ज्ञान शुक्ला लर्निंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैकाले मिनट्स की निस्यंदन सिद्धांत की पूर्व पश्चात विवाद के अंत कैसे होता है। 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले ने गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानून सदस्य के रूप में भारत में पदार्पण किया। उस समय प्राच्य पश्चात विवाद उग्र रूप धारण कर चुका था। बेंटिक का विश्वास था कि मैकाले जैसा विद्वान ही इस विवाद को समाप्त कर सकता है। मैकाले को लोक शिक्षा समिति का सभापति बनाया जाता है। 1813 के आज्ञापत्र की 43वीं धारा के में अंकित 1,00,000 रुपए को व्यय करने की विधि विवादग्रस्त विषयों में कानूनी सलाह मैकाले से मांगी जाती है। तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैकाले को भारतीय शिक्षा मार्ग का प्रदर्शक कहा जाता है। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी भाषा का एक प्रकांड विद्वान एवं लेखक था। वह अंग्रेजी साहित्य एवं पश्चात सभ्यता का प्रबल समर्थक था। 10 जून 1834 ईस्वी को मैकाले भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल का वित्त सदस्य बनकर आया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले को जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। विलियम बेंटिक ने 1813 के आज्ञापत्र की शिक्षा संबंधी 43वीं धारा एवं अन्य विषयों पर मैकाले की सलाह मांगी। देखिए, मैकाले भारत आता है और उससे कहा जाता है कि आप जो है जो पूर्व प्राच्य पश्चात विवाद जो चला आ रहा है इसको आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये जो है पहली बात तो ये है कि इसको मैकाले को क्या है, भारतीय शिक्षा मार्ग का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो मैकाले था अंग्रेजी भाषा का एक प्रकांड विद्वान था। ठीक है, 10 जून 1834 ईस्वी को मैकाले भारत के गवर्नर जनरल काउंसिल का वित्त सदस्य बनकर भारत आता है। ठीक है, और 1813 के आज्ञापत्र की शिक्षा संबंधी 43वीं धारा या अन्य विषयों पर उससे सलाह मांगी जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पहला पॉइंट है, मैकाले ने सन 1813 के आज्ञापत्र का अध्ययन करने के पश्चात 2 फरवरी 1835 को अपना ऐतिहासिक विवरण पत्र काउंसिल के सामने प्रस्तुत किया, जिसे मैकाले मिनट के नाम से जाना जाता है। जो आपका 1813 का आज्ञापत्र था, मैकाले क्या करता है, उसका बहुत गहन अध्ययन करता है और अध्ययन करने के पश्चात 2 फरवरी 1835 को अपना ऐतिहासिक विवरण पत्र जो है काउंसिल के सामने प्रस्तुत किया करता है, जिसको क्या कहते हैं, मैकाले मिनट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैकाले मिनट में उसने प्राच्य साहित्य को अवैज्ञानिक, अविवेकपूर्ण एवं हास्यप्रद बातों से भरा हुआ बताया था। वह संपूर्ण प्राच्य साहित्य को अल्प विकसित एवं गंवारू समझता था। जो हमारा प्राच्य साहित्य या भारतीय साहित्य या कह सकते हैं संस्कृत का या अरबी साहित्य था, उसको उसने क्या कहा, मैकाले ने अवैज्ञानिक, अविवेकपूर्ण और गंवारू। ठीक है, उसने गंवारू कहा। नेक्स्ट है आपका मैकाले के अनुसार एक अच्छी अंग्रेजी पुस्तकालय की अलमारी के बराबर ही समस्त भारत एवं अरबी साहित्य है। जो अंग्रेजी की एक लाइब्रेरी है उसके बराबर क्या संपूर्ण भारत का अरबी साहित्य है। ठीक है, मैकाले के अनुसार आज्ञापत्र में प्रस्तुत साहित्य शब्द में अभिप्राय केवल भारतीय साहित्य, संस्कृत एवं अरबी से नहीं वरन अंग्रेजी साहित्य से भी है। तो जैसे आपको हमने पूर्व पश्चात विवाद में आपको हमने बताया था कि जो दोनों में विवाद था वो क्या था, साहित्य और भारतीय विद्वान शब्द को लेकर था। ठीक है, तो उसने क्या कहा, जो साहित्य शब्द है उसका अभिप्राय केवल भारतीय साहित्य से, संस्कृत और अरबी से नहीं बल्कि क्या है, अंग्रेजी साहित्य से भी है। नेक्स्ट है आपका शिक्षा के माध्यम के रूप में मैकाले ने अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। उसने कहा कि भारत में इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए क्योंकि उच्च शासक वर्ग इसका प्रयोग करता है। मैकाले क्या था, अंग्रेजी का बहुत बड़ा समर्थक था, बहुत बड़ा विद्वान था। वो चाहता था कि भारत में भी अंग्रेजी में शिक्षा दी जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो अंग्रेजी है शासक वर्ग की भाषा है, क्योंकि अंग्रेज इंग्लिश बोलते थे। विश्व के उन्नतशील देश अंग्रेजी ही बोलते हैं, विश्व के उन्नतशील देशों में अंग्रेजी ही बोली जाती है। उसके अनुसार जिस तरह लैटिन भाषा के द्वारा इंग्लैंड में नवजागरण आया, उसी प्रकार अंग्रेजी के माध्यम से भारत एक उन्नतशील राष्ट्र बन सकता है। ठीक है, उसका ऐसा विचार था। अब आगे बढ़ते हैं। मैकाले ने अनुदान राशि को अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी के विद्वान, अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों एवं अंग्रेजी द्वारा शिक्षा देने वाली संस्थाओं पर ही खर्च करने की बात कही। मैकाले ने कहा कि जो 1,00,000 की धनराशि है वो किसमें साहित्य हो, किसमें खर्च हो, अंग्रेजी साहित्य में हो, अंग्रेजी के विद्वानों पर हो, अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों पर और अंग्रेजी में शिक्षा देने वाली संस्थाओं पर ही खर्च की जाए। ठीक है, अब हम बात करेंगे निस्यंदन सिद्धांत की, इसको फिल्टरेशन थ्योरी भी कहते हैं। मैकाले ने सार्वजनिक शिक्षा के स्थान पर कुछ विशेष व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की। उसका कहना था कि इन विशेष व्यक्तियों के से सामान्य लोग भी प्रेरणा लेकर शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे। यही मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत है या निस्यंदन है। ठीक है,
निस्यंदन सिद्धांत है। देखिए मैकाले क्या कहता था कि हमें क्या संपूर्ण भारत में शिक्षा नहीं देनी, बल्कि क्या करना है, हमें कुछ उच्च वर्ग को शिक्षा देनी है और धीरे धीरे शिक्षा कहाँ नीचे तबके में अपने आप को पहुँच जाएगी। जैसे कि आप ये देखिए चित्र में देख पा रहे होंगे, ये एक कीप या फिल्टर लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब पानी यहाँ से डालते हैं, ठीक है, तो पानी धीरे धीरे करके कहाँ यहाँ पर भर जाता है। तो इसको अगर आप मान लें ये सामान्य लोग हैं, ठीक है, ये सामान्य लोग हैं, ठीक है, और यहाँ ये मान लें आप उच्च लोग हैं। तो अगर हम इनको शिक्षा देंगे तो शिक्षा धीरे धीरे छनकर कहाँ यहाँ पे नीचे निम्न लोगों तक आ जाएगी। यही वो निस्यंदन सिद्धांत। इससे होगा क्या, एक तो पैसा उनको कम खर्चा करना पड़ेगा और धीरे धीरे शिक्षा भारत में फैल भी जाएगी। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसका था, निस्यंदन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और ये सिद्धांत मैकाले ने दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी सन 1835 के विवरण पत्र में मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में अपना निर्णय घोषित कर दिया, जिसमें उसने शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी सरकार द्वारा लेने की सिफारिश की। उसने कहा कि जो शिक्षा का उत्तरदायित्व है वो कंपनी का है। मैकाले के अनुसार अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देकर ऐसे वर्ग का निर्माण किया जा सकेगा जो रक्त एवं रंग से भारतीय हो, परंतु रुचि और विचारों से नैतिकता में अंग्रेज हो। मतलब उसका रंग और जो रक्त हो वो तो भारतीय हो, लेकिन उसके जो विचार है, जो उसकी सोच हो, वो क्या हो, अंग्रेजों जैसी हो। ठीक है, नेक्स्ट है, मैकाले की सिफारिशों को गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को स्वीकृति प्रदान कर दी। जो उसने विचार रखे थे उसको क्या किया, बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को स्वीकृति प्रदान कर दी। इस विवरण पत्र के आधार पर बेंटिंक ने अपनी शिक्षा नीति घोषित कर दी। यह घोषणा भारतीय इतिहास में एक परिवर्तनकारी घटना है। इस तरह अंग्रेजी को सर्वमान्य घोषित कर दिया। यानी कि जो मैकाले ने अपना विवरण पत्र प्रस्तुत किया था, जो उसने सुझाव दिए थे, उसको विलियम बेंटिंक ने क्या कर दिया, स्वीकार कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब प्राच्य पश्चात जो विवाद चला था उसका अंत कैसे होता है। लॉर्ड बेंटिंक ने अपनी जन्मभूमि के वापस जाने के बाद यह विवाद आंदोलन फिर से प्रारंभ हो गया। जब बेंटिंक अपना ब्रिटेन वापस लौट गया तो ये जो विवाद चला रहा था क्या पुनः प्रारंभ हो गया। उसके पश्चात लॉर्ड ऑकलैंड ने भारत के गवर्नर जनरल पद का संभाला। उसके बाद क्या, गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड को बनाया जाता है। तब उसने प्राच्य पश्चात विवाद को अत्यंत गंभीर रूप में पाया। लगभग 4 वर्ष तक विवाद के कारणों का सतर्कता से अध्ययन किया। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप इस निष्कर्ष पर वह पहुंचा कि विवाद का मूल कारण यह था कि सरकार द्वारा प्राच्य शिक्षा पर कम धनराशि खर्चा की जा रही थी। अतः उसने 24 नवंबर 1839 को अपना प्रसिद्ध विवरण पत्र प्रकाशित किया। इस विवरण पत्र में उसने प्राच्यवादियों को प्रति वर्ष 31,000 की अतिरिक्त धनराशि देने की घोषणा की। उसने अपना जो ये पूर्व प्राच्य पश्चात विवाद चला रहा था, उसने क्या किया, इसका गहन अध्ययन किया 4 वर्षों तक, लॉर्ड ऑकलैंड ने। उसके बाद उसने पाया कि जो ये लड़ाई की जो जड़ है वो क्या है, पैसा है। क्योंकि भारतीय साहित्य को पैसा नहीं मिल रहा, भारतीय विद्वानों पर पैसा नहीं खर्चा किया जा रहा। तो उसने क्या किया, 31,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि भारतीय विद्वानों और भारतीय साहित्य के लिए निश्चित कर दी। इससे क्या हुआ, वो जो प्राच्यवादी थे वो क्या, वो प्रसन्न हो गए और ये लंबे समय से चला आ रहा विवाद का अंत हो जाता है। तो ये था आपका मैकाले मिनट्स, और दूसरा था आपका निस्यंदन सिद्धांत और इसका प्राच्य पश्चात विवाद का अंत, ये टॉपिक। ठीक है, आशा करते हैं आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।